Assalamu alaikum and namaste to everybody. Welcome to our MDGate preparatory classes. MDGate preparatory classes में लास्ट टाइम हम लोगों ने पास्ट पेपर के वीडियोस बनाए थे, फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे जो है आप लोगों के लिए इंग्लिश के वीडियोस प्रोफेसर असलम निहलानी साहब ने बनाए आपके लिए, और इसी तरीके से जो है आज हम लोग फिर से पास्ट क्वेश्चंस को टच करते हुए मूव करते हैं फॉरवर्ड। और माफ़ कीजिएगा कुछ दिनों का डिले आ गया जस्ट बिकॉज वी वर ऑन द टूर ट्रिप। ठीक है, तो काफ़ी सारे टीचर्स बिजी ही थे, इसी वजह से हम लोग फ्री नहीं हो पाए और आप लोगों को कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए। आज से बाकायदगी से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आपको। तो सबसे पहले पास्ट क्वेश्चंस के हवाले से अगर हम लोग देखें तो लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी सारे पास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आज का जो हमारा पास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा है दैट इज फ्रॉम 39। और क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप लोग। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और उसमें टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू। अगर हम लोग देखें टर्शरी कार्बन किसके साथ बॉन्डेड होगा, तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर आपको नोटिस करनी पड़ेगी। याद रखना, प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? एक ऐसा कार्बन जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, और फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ क्या अटैच्ड हो? कार्बन बॉन्डेड हो और दो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे प्राइमरी। लेकिन अगर एक ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड हो, दो कार्बन बॉन्डेड हो और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तो उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी। लेकिन एक ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड हो, तीन कार्बन बॉन्डेड हो, हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड ही ना हो, तो फिर ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? टर्शरी कहेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑप्शन क्या है? इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो उसमें जो हमारे पास कार्बन होगा वो किसके साथ बॉन्डेड होगा? तो चले देखते हैं। सबसे पहली बार टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब है तीन तो कार्बन होंगे इसके सराउंडिंग में और एक OH होगा। दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसे हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। अभी देखो यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, लेकिन अगर देखोगे तो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन एक भी बॉन्डेड नहीं है। तो भाई देखते हैं कि भाई डायरेक्टली हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन इज बॉन्डेड टू नो हाइड्रोजन एटम्स। भाई ए ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है। चले इसी के साथ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द बिलो मेंशन्ड इक्वेशन। तो देखें बेटा, सिंपल सी बात है, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, जब इसको 3 वॉल्यूम ऑफ HCl के साथ हम लोग मिक्सचर करवाते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्वा रीजिया। याद रखना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्वा रीजिया कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्वा रीजिया कहते हैं। ये पुराने केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, या सॉरी 4 है, 4 है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उस 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रिक एसिड की एंडिंग में लिखा हुआ है एक्वा रीजिया। ठीक है, वहां पर देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है और HCl है, ये बनाते हैं एक्वा रीजिया, और जब इनको आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो प्रोडक्ट्स बनते हैं वाटर, और इसी तरीके से NOCl, और इसी तरीके से Cl के एटम्स बनते हैं। तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा, NOCl बनेगा, और इसी के साथ क्या बनेगा? 2Cl एटम्स। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये याद रखना है, रट्टा ही लगाना है, कोई इसमें समझने वाली बात है नहीं। अच्छा, इसी के साथ याद रखना, यहाँ पर हमारे पास है 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कॉपर जो है उसका एटॉमिक नंबर 29 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो याद रखना बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने के लिए सिंपल सी बात है कि आपको याद रखना पड़ेगा ट्रेंड। जैसे सुनो तुम्हारी वाली कार में, फिर यहाँ पर जो है मैं सही तरीके से पेज को रख देता हूं। ठीक है, फिर कोई ना कोई जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने एक ट्रेंड रख दिया है। चलें इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका एटॉमिक नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 होता है। ठीक है, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको याद करवाता हूँ। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सर? इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। चले देखते हैं यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। 2
और ये 6 8 8 और ये 2 10 10 और ये 16 16 और ये 18 और ये 20, बकाया एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो ये 3D में आ गया, 3D1। चले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी सेम रहेगी और यहाँ तक क्या आ जाएगा 3D2 आ जाएगा, और इसकी भी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3D4 आ जाएगा, और सॉरी 3D3 आएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा 3D4 होगा। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 4s2 3D4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 4s2 3D5। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 4s2 3D6। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 4s2 3D6 के बाद 7। इसके बाद क्या रहेगी 4s2 3D8। यहाँ पर क्या रहेगी 4s2 3D9। यहाँ पर क्या रहेगी 4s2 3D10। ठीक है, अब देखिए सारों की कॉन्फ़िगरेशन मैंने सही बनाई है। कुछ स्टूडेंट्स जिनको आता होगा ना, वो यहाँ पर यहाँ तक की वीडियो देखकर फिर बोलते होंगे कि भाई सर जो है ना वो थोड़ा सा गलत करवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी असल डिटेल्स क्या है। ये एक हमारे पास क्रोमियम और दूसरा ये हमारे पास कॉपर, इसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना गलत है जो हम लोगों ने लिखी है सही तरीके से। हालांकि आपको ऐसा सही लग रहा होगा, लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि ये गलत है। केमिस्ट्री कहती है कि हमारे पास यहाँ पर फॉलो होता है स्टेबिलिटी का कानून। स्टेबिलिटी का कानून क्या कहता है कि जो सबशेल होता है, जो ऑर्बिटल होता है, वो कहता है कि भाई जब तक मैं हाफ फिल्ड हूं ना तब तक भी मैं स्टेबल हूं। लाजमी नहीं है कि मुझे फुल फिल करो, लेकिन अगर मैं हाफ फिल्ड हूं तब भी मैं क्या हूं स्टेबल हूं। तो यहाँ पर देखो क्या है 4s2 3D4। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए तो ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसकी रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 3s1 और 3D5। 3s1 और 3d5 दैट इज एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तो अगर इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करके देखें कॉपर का, तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी सर, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे देने से क्या होगा कि ये हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये फुल फिल्ड हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो 3s1 और सॉरी 4s1 और 3d10 ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग करेक्ट मानेंगे। तो इट मींस कि करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3s1 एंड सॉरी 4s1 एंड 3d10 दैट इज द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यही स्टेबिलिटी का रूल कहता है। 3D सीरीज में आपको क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में यूनिकनेस नजर आएगी कि एस का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर डी में चला जाएगा, और यहाँ पर भी एस का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर डी में चला जाएगा। तो एग्जैक्ट जो रियल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ऐसे नहीं निकालने कि आप लोगों ने ऐसे निकाल दी कि भाई 4s2 3d9, तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा 4s1 3d10 दैट विल बी द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। याद रखना दूसरों में ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मिसाल के तौर पर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसको दे दें ना, ये हाफ फिल्ड तो रहेगा लेकिन ये हाफ फिल्ड नहीं होगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन से निकाल कर दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका एक इलेक्ट्रॉन से निकाल कर दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब एलिमेंट को कोई फर्क पड़े तभी हमें इलेक्ट्रॉन निकाल कर दूसरे जो है सबशेल को देना है, वरना फिर नहीं देना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर आधा फील्ड और ये भी आधा फील्ड, और ये आधा फील्ड और ये कंप्लीटली फील्ड है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है फर्क पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल कर डी को देते हैं। तो कॉपर की रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d10 हो जाएगी। चले देखते हैं हमारे पास सवाल क्या था। सवाल है भाई कि अगर कॉपर जो है उसका एटॉमिक नंबर 29 है, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं। चलें, कॉपर जो है उसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम क्या होगा 3d10। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 3d10 बताया मैंने। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई D1 सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई D1 सिस्टम तो नहीं होता, D3 सिस्टम भी नहीं होता सर, बहुत दूर है। D7 सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं होता, इसके अंदर D7 सिस्टम कैसे होगा भाई। अच्छा, इसी तरीके से D10 सिस्टम हो सकता है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल कर, हालांकि ये 29 है तो 3d9 होना चाहिए था, लेकिन एस का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर डी के पास जाता है, इसीलिए ये 3d10 सिस्टम को फॉलो करेगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चले इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं which of the following pair groups belongs to the meta directing groups। ठीक है,
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के हवाले से आपको याद रखना है कि ग्रुप कौन से हैं। तो वो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपको रटा लगाना पड़ेगा। बेंजीन के टॉपिक में है कि कौन कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है और कौन कौन से जो है वो ऑर्थो डायरेक्टिंग, ठीक है। अच्छा, मेटा डायरेक्टिंग और मेटा इनडायरेक्टिंग, इस तरह से काफी सारे ग्रुप्स आपके उसमें लिखे हुए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रटा लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। NO2 और SO3 जो है H के साथ, ये हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। चले इसी के साथ चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम याद रखना। चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम जो होती है, सबसे पहली बात, एल्यूमिनियम की जो चीफ ओर होती है दैट इज दुराल्यूमिन। क्या होती है? दुराल्यूमिन होती है। और दुराल्यूमिन का फार्मूला है Al2O3.NH2O, ठीक है, जैसे एल्यूमिना भी कहा जाता है, ठीक है, हम लोग इसे एल्यूमिना भी कहते हैं, दुराल्यूमिन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है, क्या है? Al2O3.NH2O। तो यहाँ पर देखते हैं Al2O3.NH2O बी नंबर पर है, तो यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द आयुर्वेदिक नेम फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स है क्या। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? देखें, आयुर्वेदिक नेमिंग में आपको समझना है, याद रखना कि हमारे पास जो है ना वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर ये ABCD और यहाँ पर जो है अगर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स का नाम होगा न्यूट्रल होगा। भाई कॉम्प्लेक्स क्या होगा? न्यूट्रल होगा। फोकस करते हैं, वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। चलें, अभी इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल है। चले इसी के साथ, मतलब कॉम्प्लेक्स ये है हमारे पास, सॉरी मुश्किल नहीं है, आसान ही है। कॉम्प्लेक्स क्या है? ये न्यूट्रल है। और इसी तरीके से, इस तरीके से अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट हो तो दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड केटाइन। याद रखना, जैसे NaCl लिखते हैं ना, तो NaCl में पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी कॉम्प्लेक्स अगर पहले लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? केटाइन होगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है कि इस तरफ कुछ है तो ये कॉम्प्लेक्स बाद में लिखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एनाइन। ये कॉम्प्लेक्स की नेचर होती है कि भाई कॉम्प्लेक्स केटाइन है, एनाइन है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। चले अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से नेमिंग है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो केटाइन है। तो केटाइन में नेमिंग कैसे होगी? सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स पर आना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स पर आने के बाद आपको आना पड़ेगा जो है आउटर एलिमेंट जो होगा उस पर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पर आने पर आपको नेमिंग कैसे करनी पड़ेगी? पहले लिगेंड्स को नेम आउट करना पड़ेगा, लिगेंड्स को नेम आउट करेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को नेम आउट करेंगे, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ब्रैकेट में, और उसके बाद लिखेंगे जो एलिमेंट है उसको, ठीक है। चले अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो लिगेंड्स इसमें देखते हैं। तो भाई लिगेंड्स इसमें एक क्लोरीन है, दूसरा है अमोनिया, ये दो लिगेंड्स हैं, तो इसके एबीसी ट्रेंड को भी फॉलो करना है। अभी देखो अमोनिया कितने? 4 हैं, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लोग लिखेंगे टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो क्रोमियम। अब लिखना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। चले ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका? भाई ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और ये -2 हो गए -3, -3 को रिवर्स कर दो तो +3, ये हो जाएगा क्रोमियम का, ठीक है। अब इन्होंने हालांकि थोड़ा सा गलत तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो हम लोग वही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन्होंने डी को पहले लिखा है और टी को बाद में लिखा है, हालांकि डी और टी का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो हमारे पास नंबर्स हैं उसका फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है लिगेंड्स का फर्क। तो इन्होंने जो है वो नंबर्स का भी फर्क यहाँ पर निकाला है, तो हम लोग नंबर्स के फर्क के हिसाब से भी देखेंगे। तो ये होगा डाइक्लोरो जो कि डी से आ रहा है, ये हो रहा है टेट्रामाइन जो कि टी से आ रहा है। तो पहले डी वाला लिखेंगे, डाइक्लोरो टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। चले ऐसा कोई नाम देखते हैं, तो ये है डाइक्लोरो टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। देख लिया बेटा आप लोगों ने? अच्छा याद रखना, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने लिखनी है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रोमन नंबर्स में लिखनी है। ये एंट्री टेस्ट में पूछा भी जा चुका है कई बार के ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आप लोग किस नंबर्स में लिखते हैं, तो किस में लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए, रोमन नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है। चले इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई क्या है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे होती है उसे जानते हैं। सबसे पहली बात देखें, अगर हम लोग देखें तो टॉप टू बॉटम हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम यानी टॉप टू बॉटम आते हैं ना ग्रुप्स में, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियड में, तो क्या करती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर है सोडियम और यहाँ पर है मैग्नीशियम। अगर सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर किया जाए तो मैग्नीशियम की हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कहूं कि भाई सीजियम है बिल्कुल नीचे और यहाँ पर बिल्कुल नीचे कैल्शियम है, तो सर क्या होगा, सीजियम और सोडियम में सोडियम की ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने कहा टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है तो सोडियम की ज्यादा होगी, ठीक है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम में कंपेयर किया जाए तो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, ऐसे ही है ना। चले अब इन चारों में कंपेयर करते हैं। सर आपने कहा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है यानी मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसकी है 200 तो इसकी होगी 300, ठीक है। चले इसकी होगी 100 और 100 होगी ना, इससे कम होगी तो इसकी भी इससे कम होगी 150, ठीक है। ऐसे चले अब हम लोग मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है इनको कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी है, सर मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा नजर आ रही है हमें। तो चले देखते हैं, सोडियम सीजियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी, ठीक है। ऑब्वियसली यहां से इस तरफ इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो यानी कि मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। चलिए इसी के साथ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। अभी देखो कैटलिस्ट क्या करता है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अगर मेडिकल के स्टूडेंट है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एंजाइम वाले चैप्टर में कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बनी हुई है, और उसमें आप लोग देखेंगे कि एक तो इस तरीके से एक डायग्राम है और दूसरी जो है वो इस तरीके से एक डायग्राम है। अब दोनों में क्या है, इस साइड है प्रोडक्ट और इस साइड क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। एंड दिस ग्राफ शोज एक्टिवेशन एनर्जी ई ए जिसे कहते हैं, दिस इज ई ए। अच्छा अब यहां पर याद रखना दिस इज विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, एंड दिस इज विद एंजाइम, दिस इज विद एंजाइम। अब यहां पर क्या बात समझ में आने वाली है हमें, यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि सर अगर एंजाइम इस्तेमाल करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, और अगर एंजाइम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसी तरीके से क्या होता है कि भाई एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, तो इट मींस के क्या होगा कि जब जब हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तब तब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो भाई जब जब हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चले इसी के साथ देखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। भाई सिंपल सी बात है, इसे सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और वो मेथड क्या है उसे भी देखते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, सर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स होते हैं, सर 32 ग्राम्स होते हैं। तब बनता है 1 मोल, तब बनता है 1 मोल, यानी 32 ग्राम्स में 1 मोल बनेगा, ये तो हमें पता चल गया। सर 16 में कितना बनेगा, सर 16 में बनेगा 0.5 मोल, क्योंकि इसका आधा तो इसका भी आधा हो जाएगा। चले सर 8 में कितना बनेगा, सर 0.25, 0.5 का भी आधा, क्योंकि ये 16 का भी आधा है तो ये इसका भी आधा हो जाएगा 0.25। जवाब आ गया हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग क्या करें, आप लोग ये करें कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये इक्वेशन लिख दी हम लोगों ने। अब क्या होगा कि इसके 8 ग्राम्स गिवन है और इसके मालूम करने हैं, तो क्या होगा 8 को डिवाइड करेंगे इसके मास से और मल्टीप्लाई करेंगे इसके मास से, तो ये होगा 32 और ये मल्टीप्लाइड बाय 44, ठीक है बेटा। तो अच्छा यहाँ पर 44 के बजाय हम लोग लिखते हैं 1 मोल, क्योंकि मोल मालूम करना है तो मोल ही रखते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 0.25 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये हो गया 0.25, दैट इज आल्सो द आंसर, ठीक है। यहाँ पर मास रखने के बजाय बेहतर है कि आप लोग क्या रखें,
1 रखें, ठीक है। वैसे मास रखने से भी जवाब आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मोल रख दें यहाँ पर, जितने मोल है उतने रख दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं बेटा, अगर हमारे पास इसका जवाब देखें तो क्या होगा सर। इसका जवाब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, तो यहाँ पर सॉल्व किया कितना है सर, यहाँ पर है 0.25। चलिए 0.25 देखते हैं सर, ये ऑप्शन इज करेक्ट, यही सही है, भगाया तो छोड़ दें। द वैल्यू ऑफ आर द गैस कांस्टेंट इज, सिंपल सी बात है, आर की वैल्यू क्या होगी इसे मालूम करना है। देखें आर की वैल्यू जो है ना वो मालूम करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आर की वैल्यू कैसे मालूम की जाती है सर, आर की वैल्यू बराबर होती है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। और इसी तरीके से आर इक्वल्स टू पीवी अपॉन एन टी। अगर एक मोल के लिए हम लोग लेते हैं वैल्यूज तो ये होगा 1 एटीएम और ये होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, स्टैंडर्ड कंडीशन पर ले रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये कितना होगा सर, ये होगा एक ही मोल, एक मोल लिखते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273। पॉइंट भी समथिंग होता है, वैसे छोड़ देते हैं हम लोग। चलें इसको एक के साथ मल्टीप्लाई किया तो सर आर इक्वल्स टू 22.4, ये एटीएम, ये डेसीमीटर क्यूब अपॉन में ये इसको एक के साथ मल्टीप्लाई किया, ये केल्विन है, ठीक है। तो 273 ये मोल इनटू केल्विन हो गया सर। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सर। चले आर के साथ अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इसके साथ तो जवाब आता है 0.0821। ये हो गया ऊपर क्या एटीएम, ये हो गया डीएम क्यूब, ये अपॉन में मोल ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा मोल इनवर्स, और ये केल्विन भी अपॉन में ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा केल्विन इनवर्स। ये हमारे पास वैल्यू आएगी, यानी 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। ऐसा कोई जवाब देखते हैं, अगर मिल गया तो वही सही है, वरना फिर हमने गलत किया है ना। नहीं भाई हमने गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया है। चलो देखते हैं 0.0821 वैल्यू तो सही है, यूनिट को भी कंफर्म करते हैं। डीएम क्यूब एटीएम भाई यहां तक सही है, केल्विन पर में नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पर केल्विन लिखा है। केल्विन अगर पर में होता तो जवाब पहला वाला ही सही था, लेकिन पर केल्विन नहीं है, इट मींस ये जवाब तो वही गलत है, ये तो नहीं करना हमें, ठीक है। अच्छा 80314 और इसी तरीके से 3 न्यूटन मीटर पर केल्विन मोल, भाई ये जवाब भी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसे भी हम लोग स्किप कर देते हैं। हालांकि इस तरह की भी वैल्यूज होती है न्यूटन पर मीटर में, लेकिन सॉरी न्यूटन इंटू मीटर में, जैसे जोल पर केल्विन पर मोल कहते हैं हम लोग, यहाँ पर जोल। अच्छा यहाँ पर ये मोल भी पर में होना चाहिए था, फिर हम लोग वैल्यू को कुछ अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाते, लेकिन ये जो है मोल पर में नहीं है, तो फिर हम लोग इसे सॉल्व भी नहीं कर रहे। 0.0821 भाई ये वैल्यू तो वही आ गई जो पहले सर ने सॉल्व करवाई है। डीएम क्यूब एटीएम सही, ठीक है। पर केल्विन पर मोल भाई दोनों पर में हैं और ये दोनों पहले हैं, तो इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने मोल और केल्विन को पर में रखा है और इसको पहले लिख दिया है, 0.0821 वही वैल्यू है, तो इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज वन व्हिच, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, एक वो रिएक्टेंट है जो क्या करता है भाई, अभी अगर हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, यू आर मेकिंग श्योर अ रिएक्शन। एक मिनट, कैमरा का फोकस थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो इसे हम लोग फोकस कर लेते हैं भाई, ये फोकस हो गया है और अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी देखें ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो है ना एक जग पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक जग पूरा का पूरा पानी का भरा हुआ है, ठीक है। जग कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता उर्दू में, पता नहीं कैसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिया चलो, ये जग पानी का भरा हुआ है। इस पानी के भरे हुए जग में हमारे पास 2 चम्मच चीनी पड़ी हुई है। अब शरबत बनाने के लिए आपके पास कम चीज कौन सी है सर, चीनी कम है, 2 चम्मच ही है, पानी तो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। इट मीन्स के जो शरबत हमारा प्रोडक्ट है और चीनी हमारा रिएक्टेंट है, और वो आप कहेंगे सर लिमिटेड पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ है, लिमिटेड पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलने वाला और प्रोडक्ट कम मिलेगा हमें, है ना। तो इट मीन्स के एक ऐसा रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट दे, क्या याद रखना है, जो
कम प्रोडक्ट दे, ऐसे रिएक्टेंट का नाम क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो भाई देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं। अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज वन व्हिच is taken lesser quantity in grams is comparing to the other reactant। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, लेस लेना या ज्यादा लेना वो मसला नहीं है, ठीक है, हालांकि मसला ये है कि वो प्रोडक्ट कम दे। is taken lesser quantity in volume as compared to the other reactant, भाई ऐसा भी नहीं है। gives minimum amount of product which is required, भाई कम से कम प्रोडक्ट दे, कम से कम प्रोडक्ट देने वाला ही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। वाह भैया जी, क्या बात है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? एक ऐसा रिएक्टेंट जो कम से कम प्रोडक्ट दे। समझ में आ गई बात? चले, डाउन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर। देखिए बेटा, काफी सारे सेल्स हैं आप लोगों के टेक्स्ट बुक में, एकदम से ही आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। न्यू चैप्टर जो है आप लोग न्यू कोर्स के हवाले से अगर देखें और याद करना चाहें तो सिंपल तरीके से मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स हैं, काफ़ी सारे सेल्स को आप लोगों ने याद करना है। मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस आपको याद करना है। वो कौन सा प्रोसेस है भाई? वो प्रोसेस है, जैसे सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपको याद रखना है डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस को याद रखना है, दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सोडियम मेटल। सोडियम मेटल बनाने के काम आता है भाई। इसी तरीके से हेज़न-क्लेवर मेथड है, हेज़न-क्लेवर मेथड है सर, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। इसी तरीके से जो हमारे पास कैस्टनर-केल्नर मेथड है, कैस्टनर-केल्नर मेथड है सर, ये क्या बनाने के काम आता है सर? NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के काम आता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है दूसरा एक प्रोसेस है, जैसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सर कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू आप क्या बना सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना सकते हैं सर। इसी तरीके से हैबर्स प्रोसेस, इसके थ्रू आप क्या बना सकते हैं सर? इसके थ्रू आप लोग अमोनिया बना सकते हैं। ये काफी सारे प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी तरीके से डाउन प्रोसेस के थ्रू आप क्या बना सकते हैं? सोडियम मेटल बना सकते हैं। तो सवाल को देखते हैं, डाउन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर, क्या बनाने के लिए? सोडियम मेटल। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, सोडियम मेटल बनाने के काम आता है ये, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, नाम से ही पता चल रहा है कि सल्फोनेशन करवानी है। तो सल्फोनेशन करवाने के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं ना, वो SO3H पॉजिटिव करते हैं। SO3H पॉजिटिव एक सल्फोनेटिंग एजेंट है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें सल्फोनेटिंग जो एजेंट होता है वो कौन सा होता है? SO3H पॉजिटिव होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ sp3, भाई नाम से ही पता चल रहा है, एक s होगा p3 होंगे, ठीक है, sp3 ही होगी हाइब्रिडाइजेशन। तो कह रहा है कि भाई 1s और 2p, ऐसा नहीं होगा सर, 1s और 3p बिल्कुल सही है सर। ऐसे ही देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल नहीं है, दिस इज टिंकल। ये क्या है? टिंकल है। कह रहा है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ टिंकल इज, याद रखना टिंकल को दूसरा आप लोग सुहागा भी कहते हैं, सुहागा, ठीक है। और इसको याद रखने का आसान सा तरीका क्या है? 2 4 7, 2 4 7, ठीक है। मतलब ऐसा हो ना कि लड़ने के लिए कोई चला जाए तो 2 4 7 लेकर जाए, 2 4 7 लेकर जाए, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब 2 4 7 लेकर जाए तो ऐसा होगा कि सामने वाले बंदे जो लड़कर आ रहे हैं, लड़ने आ रहे हैं ना, वो मतलब ऐसे याद रखना है कि बहुत ज्यादा है, मतलब 10 बंदे हैं वो, ठीक है। इसलिए आपको भी 2 4 7 लेकर जाने पड़ेंगे। ऐसे याद रखो कि वो सामने वाले 10 बंदे हैं, ठीक है। तो भाई 2 4 7 के साथ 10 याद रखना है। ऐसा कोई देखते हैं कि भाई है सोडियम 2, बोरान 2, ऑक्सीजन 7 और 10, 2 2 7, 2 2 7 तो नहीं हो रहा सर, 2 4 7 10 कहा था आपने। चले देखते हैं, चले 2 4 7, लेकिन 10 है ही नहीं, ये भी गलत है। तो क्या होगा? 2 4 7 और 10 सर आ गया। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी को ही हम लोग करेक्ट मानेंगे। सोडियम 2, बोरान 4, ऑक्सीजन 7 और वाटर कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारे पास इसको देखते हैं सॉल्व करने का तरीका। भाई pH ऑफ 10 रेज्ड पावर -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ aqueous solution of sulfuric acid is,
10 raised power -3 dm cube of aqueous solution of sodium hydroxide। so सोडियम नहीं है बल्कि H2SO4 है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो इसमें बेटा ऑप्शन थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन्ड है, हम उसे सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गलत है या फिर सही है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि अगर सही हो पाया, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो उससे जवाब निकाल कर देख लीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर अभी अवेलेबल नहीं है। पीएच कैसे मालूम करते हैं, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन प्लस आइंस, ठीक है। और अब क्या होगा, पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग, और ये हाइड्रोजन प्लस आइन कितने कह रहा है कि भाई -3 है। अब माइनस लॉग 10⁻³ लिखकर कैलकुलेटर में जो जवाब आएगा वो आप लोग यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन देख लें, यहाँ पर बी लगा हुआ है, मुझे नहीं कंफर्म कि बी सही होगा या नहीं होगा। आप लोग जो है ना ऐसे करके लॉग लगाकर कैलकुलेटर के थ्रू और ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मेरे पास फिलहाल कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रहा ये। चले, 1 कैलोरी इज इक्वलेंट टू, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है। सर ये तो हमने इंटर की फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ा था, दैट वाज थर्मोडायनामिक्स, है ना। वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये 1 कैलोरी किसके बराबर होता है। सर हमने पढ़ा था 4.184 जूल के बराबर होता है। तो चले देखते हैं, 0.418 जूल, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। 41, नहीं सर ऐसा भी नहीं। 4.1, हाँ ये सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर देखना है कि किसका हाईएस्ट है। सर देखते हैं, याद रखना कि जिसमें भी ये हो गया HF, ये हो गया HCl, ये हो गया HBr, ये हो गया HI, जिसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आएगा उसमें आयोनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, उसमें आयोनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चले देखते हैं भाई, हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा। चलें, HF इसकी है 4, हमें पता है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो यानी डिफरेंस कम आता जाएगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर आ रहा है 2.1 का डिफरेंस, तो यहाँ पर जो होगा वो डिफरेंस 2 से भी कम आएगा, यहाँ से 2 से और ज्यादा कम आएगा, यहाँ से 2 से और ज्यादा कम, यानी कि इवन 1 से भी कम आ जाएगा, ठीक है। तो इट मींस के ये देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफरेंस है, इट मींस ये सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर शो करेगा, सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर शो करेगा। HF देख सकते हैं आप लोग, HF शो कर रहा है। तो भाई देखते हैं, HCl नहीं भाई, HCl नहीं करेगा, HBr नहीं करेगा, HI नहीं करेगा, HF करेगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही बताया। द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, याद रखना रेट एक्सप्रेशन में जो पावर्स का सम होता है उसी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ पावर्स इन रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो भाई इसका रेट एक्सप्रेस कैसे करेंगे, सर सिर्फ रिएक्टेंट लिखते हैं रेट एक्सप्रेशन में, तो रिएक्टेंट का ये पावर 2 हो जाएगा और ये पावर 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, यानी इसका थर्ड ऑर्डर है। इसका क्या है, थर्ड ऑर्डर है। तो देखते हैं भाई, सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ, क्या करें आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद रखने के लिए सिंपल सी ये देखिए कि रिएक्टेंट के अंदर जो कोफिशिएंट्स है ना उसको सम अप करके, ज्यादातर ऐसा ही आंसर आता है, कुछ रिएक्शंस में ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कि आप लोग क्या करें कि जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स हैं या कोफिशिएंट नंबर है उसको प्लस करके जवाब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो हम लोग 3 देखेंगे, दिस विल बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। चले इसी के साथ ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क हैं, ये दोनों सॉल्व करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। डू ट्राई टू सब्सक्राइब अवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस सेशन से फायदा उठा सकें। एमडीकेट बहुत ही करीब है, 22 सितंबर को आपकी एमडीकेट है। हमारे पास करीबन 35 दिन बचते हैं और इन 35 दिनों में हमें जो है कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी सिलेबस, जिसके थ्रू आप लोग फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।